Hello friends, myself Ripunjay Mishra and today we are going to talk about section 14 of Transfer of Property Act। तो ये बहुत ही पेचीदा सा सेक्शन है जो कॉलेज डेज में हम लोग नहीं समझ पाते हैं अच्छी तरीके से। कंफ्यूजन। तो इसको समझने के पहले आप ये समझिए कि सेक्शन 13 और 14 को हम एक साथ पढ़ते हैं और 14 को समझने के लिए 13 को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये लेक्चर जो है 13 को लेके नहीं है, ये 14 को लेके है। तो मैं 13 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि बेसिकली 13 क्या बात करता है और उसकी शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी तो आप शायद उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे 14 को। तो सेक्शन 13 बात करता है ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो बेसिकली सेक्शन 13 यही कहता है कि आपको किसी अनबॉर्न पर्सन को बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है, कोई इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना है तो उसकी क्या कंडीशंस होगी। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें ये है कि अगर आपको अनबॉर्न पर्सन को कोई बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है या फिर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना है तो आपको प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा किसी लिविंग पर्सन के लिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये कहता है जो अनबॉर्न पर्सन है उसको लाइफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, हमेशा ही एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि आप अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते, उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही देंगे। ये दो कंडीशंस 13 में बताई गई हैं। आते हैं सेक्शन 14 पे जो इससे जुड़ा हुआ है, रूल्स अगेंस्ट पॉपिचिटी की बात करता है। रूल्स अगेंस्ट पॉपिचिटी क्या है? सबसे पहले पॉपिचिटी का मतलब ये होता है कि टाइड फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए जुड़े रहना किसी से। तो रूल्स अगेंस्ट पॉपिचिटी की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि रूल्स अगेंस्ट पॉपिचिटी में जो बेयर एक्ट में सेक्शन दिया हुआ है उसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। अब इसके बाद हम समझ सकते हैं सेक्शन 14 किस चीज़ की बात करता है। सेक्शन 14 बात करता है रूल्स अगेंस्ट पॉपिचिटी की। तो सबसे पहले पॉपिचिटी का मतलब समझेंगे। पॉपिचिटी क्या होती है? टाइड फॉर एवर और टाइड फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी प्रॉपर्टी को टाइड फॉर एवर कर दें या फिर टाइड फॉर इंडेफिनिट पीरियड कैसे कर सकते हैं? जब किसी प्रॉपर्टी में पावर ऑफ एलिनेशन हम उससे ले लेते हैं, पावर ऑफ एलिनेशन ही नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि आप इसको किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या फिर उसमें दिया नहीं, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरीके से पॉपिचिटी कैसे पॉसिबल है वो हम देखेंगे कि आप जो फ्यूचर रिमोट ट्रांसफ़र हैं वो पहले ही डिसाइड कर ले रहे हैं, तब भी पावर ऑफ एलिनेशन प्रॉपर्टी की ख़त्म हो जाती है। फ्यूचर रिमोट ट्रांसफर्स का मतलब कि प्रॉपर्टी किसके पास जाने वाली है, इसके बाद किसके पास जाएगी, इसके बाद किसके पास जाएगी, अगर हम ये पहले से खुद ही डिसाइड कर लेंगे तो पावर ऑफ एलिनेशन प्रॉपर्टी में नहीं रह जाएगा। और इसी कंडीशन को प्रोहिबिट करने के लिए सेक्शन 14 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डाला गया। तो अगर पॉपिचिटी में कोई प्रॉपर्टी रहती है तो उससे क्या दिक्कत है वो भी समझ लीजिए, ताकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए कि आखिर रूल अगेंस्ट पॉपिचिटी क्यों ज़रूरी है, ये भी समझ लीजिए। अगर रूल अगेंस्ट पॉपिचिटी नहीं होगा तो सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने ही क्लैन में रखना चाहेंगे और प्रॉपर्टी का राइट हमेशा अपने पास ही रखना चाहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी प्रॉपर्टी स्टैगनेंट हो जाएंगी। बाइंग परचेज से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होता है, हम लोग स्टैम्प ड्यूटीज़ पे करते हैं, इसके पास इससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो बिज़नेस है, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हम बाइंग एंड सेलिंग द प्लॉट्स करते हैं, वो रुक जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए, क्योंकि हम खरीदेंगे ही नहीं प्रॉपर्टी जब उसकी पावर ऑफ एलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हम उसको सही टाइम पे यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो कमर्शियल पर्पसेस जो होंगे वो हिंडर होंगे। तो इस तरह से प्रॉपर्टी खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी अगर उसके साथ पॉपिचिटी हमेशा हमेशा के लिए रहे, तो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बाधा बन जाएगी ये अगर हमेशा हमेशा के लिए किसी के साथ जुड़ जाए, जिसकी है उसकी ही रहेगी अगर। तो इसलिए रूल्स ऑफ पॉपिचिटी लाया गया है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसका बेयर एक्ट वर्जन समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं सेक्शन 14 में, और वो आप देख सकते हैं। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उसको समझ लेंगे और अच्छे से लिख पाएंगे जहाँ भी बता पाएंगे। और कैसे हम पता लगाएंगे कि सेक्शन 14 यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहली कंडीशन कि देयर शुड बी अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। पहली कंडीशन कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। यहाँ जहाँ हम पॉपिचिटी देखने जा रहे हैं सबसे पहले ये तो देखेंगे कोई ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो ट्रांसफ़र, दूसरी कंडीशन, यहीं से दूसरी कंडीशन डिराइव कर लेंगे, तो वो ट्रांसफ़र किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी के लिए होना चाहिए जिसके लिए एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। केवल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र करेंगे तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी के लिए करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा, थर्ड कंडीशन इसकी ये हो जाएगी कि अगर हमको किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी के लिए ट्रांसफ़र करना है तो पहले एक प्रीसीडिंग इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रीसीडिंग इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है।
जो कि हम सेक्शन 13 में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अगर प्रीसीडिंग इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो हम देखेंगे कि परपेचुइटी में प्रॉपर्टी को कब तक रख सकते हैं। तो एक चीज़ है इसमें कि प्रॉपर्टी को आप लाइफ ऑफ प्रीसीडिंग इंटरेस्ट तक रख सकते हैं प्लस मेजॉरिटी। और अगर चाइल्ड वॉर्म में नहीं आया है तो उसके लिए कब तक हम देखेंगे कि परपेचुइटी में प्रॉपर्टी को कब तक रख सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये हो जाएगी कि लाइफ ऑफ प्रीसीडिंग इंटरेस्ट प्लस माइनॉरिटी एंड प्लस जेस्टेशन पीरियड दैट इज़ 280 डेज, उसको 9 मंथ्स भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन अब कुछ डाउट्स हैं इसको लेके कि इससे क्वेश्चन क्या क्या दिमाग में आते हैं जो डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं। तो क्या एक से ज़्यादा लाइफ इंटरेस्ट किए जा सकते हैं? तो सबसे आसान सा तरीका है हाँ, और आसान सा जवाब भी है इसका कि हाँ, अगर आप लाइफ इंटरेस्ट किसी के लिए बना रहे हैं अनबॉर्न पर्सन को अल्टीमेट बेनिफिट देने के लिए, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देने के लिए, अगर आप लाइफ इंटरेस्ट बना रहे हैं तो आप उसके बीच में कई सारे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं ए के लिए लाइफ इंटरेस्ट दे सकता हूँ, बी के लिए लाइफ इंटरेस्ट दे सकता हूँ, सी के लिए दे सकता हूँ लाइफ इंटरेस्ट, और अल्टीमेटली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बी को चला जाएगा। और दूसरी एक बात और है, अगर मैं लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि लाइफ इंटरेस्ट अगर मैंने क्रिएट किया तो जब मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो जिसके लिए मैंने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो पर्सन लिविंग होना चाहिए, मतलब एग्जिस्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भी अनबॉर्न है जिसके लिए मैं लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो पर्सन हमेशा लिविंग होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। और इसके साथ एक और कंडीशन जुड़ के आ जाती है कि मान लीजिए कि मैंने किसी लिविंग पर्सन के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और उसके बाद वो प्रॉपर्टी जानी है किसी अनबॉर्न पर्सन को जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब ये पर्सन 60 साल का था, 61 साल का होने के बाद मर जाता है और तब तक जो अनबॉर्न पर्सन वो आता है वो 2 साल का हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो अनबॉर्न पर्सन है उसके पास प्रॉपर्टी जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि वो माइनर है। अब प्रॉपर्टी का नेचर होता है कि वो हमेशा किसी न किसी के पास रहेगी, क्योंकि रूल दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी कभी अबेयंस में नहीं रह सकती। अगर मैं कोई इंटरेस्ट अगर डाइवेस्ट कर रहा हूँ तो वो किसी में इन्वेस्ट होना चाहिए। प्रॉपर्टी कैन नेवर बी इन अबेयंस, तो वो हमेशा किसी के पास जानी चाहिए। तो अब ये तो माइनर है, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता, मतलब अभी इसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी तुरंत, उसका जो इंटरेस्ट होगा क्या होगा। तो यही सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे लगी कि जो उसके पास उस टाइम इंटरेस्ट जाता है वो कंटिजेंट इंटरेस्ट होता है। अगर लाइफ इंटरेस्ट वाला बंदा मर गया पहले और अल्टीमेट बेनिफिशियरी अभी माइनर है तो जो इंटरेस्ट का नेचर होगा चाइल्ड के पास वो कंटिजेंट इंटरेस्ट होगा। अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं है तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी, और रिवर्ट बैक करने के बाद जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसके हेयर्स को चली जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा था, इसको समझने के लिए आपको नोट्स आपको स्क्रीन पे मिलते जा रहे होंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।